खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे को होस्ट हैं मेरे साथ जनाब मियाँ शाहिद साहब। कुछ खबरें इन पे बात करते हैं। एक तो दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। चेंज वाकई हो रहा है या बहुत ज़्यादा अपने टीथ के साथ विद ड्रिपिंग ब्लड सामने नज़र आ रहे हैं जो आलमी साम्राज्य है। मैं मिसाल देता हूँ, आज एक खबर आई कि जो ज़ेलेंस्की है, जो लोगों को हंसाया करता था, लोग आजकल उस पर हंस रहे हैं। उसको उन्होंने कहा है कि इस जंग की जो कीमत है $500 बिलियन, ये इसकी हम जो एक्सपेंसिव अर्थ है और जो तुम्हारे मिनरल्स हमें चाहिए, उसका थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं इस जुमे को आके साइन कर दूंगा। और साथ ही ज़ेलेंस्की ने एक और बात की कि मेरी यानी यूक्रेन की 10 नस्लें इस जो है इस डील के नतीजे में उन्हें ये कर्जा अदा करना पड़ेगा। मगर एक बात और बड़ी गौर करने वाली है, ये $500 बिलियन क्या अमेरिका के अवाम को मिलेगा या ज़ेलेंस्की या जो एलन मस्क एंड कंपनी है, ये ठेके उनको मिलेंगे? ये उन्हीं को मिलेंगे। अफ्रीका में 140 FDIs हैं, जिनमें सबसे बड़ी IFC है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की वहां पर अफ्रीका में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, जिसे बड़ा अमृतधारा बना के हम पेश करते हैं। और बुरकस निकल गया पूरे अफ्रीका का। रवांडा के हीरे कहां चले गए, नाइजीरिया का तेल कहां चला गया, वो मुनाफे बन के उनके बैंकों में चला गया और एक जिल्लत भरी जिंदगी, सिविल वॉर्स आज अफ्रीका का मुकद्दर है। ये है DFI की हकीकत। और ये यूक्रेन बात करेंगे, साथ साथ कमज़ोर दिफा रखने वाले मुल्कों की। जब यहाँ एटम बम बनाने की बात हो रही थी तो सारी शुगल सोसाइटी कह रही थी ना बनाओ, और हमने कहा था बनाओ, ना बनाते तो तुम्हारा वही अशर करते जो शाम का हुआ था। इसके साथ 900 अरब रुपए के डिफॉल्टर। ये अंदर के हमले हैं, ये अंदर के हमले हैं जो अंदर की शराफिया करती है। ये इस पे बात करेंगे, उसके होते हुए बिजली कैसे सस्ती हो सकती है। और लोग खुदसोजियाँ कर रहे हैं मियाँ साहब, और इसलिए उसकी मैंने कहानी पढ़ी कि वो बेचारा 10 महीने से किराया नहीं दिया था और बिजली का $2.25 लाख जिसम बिल आ गया और उसने अपने आप को आग लगा दी उसे। और ये इंसाफ के असूल का मामले में ये सब कुछ हुआ। एक ये कहानी है और एक लाहौर हाई कोर्ट में भी ये वाक़या हुआ है। तो मियाँ साहब, क्या ये ज़िंदगी है कि जब अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना ज़्यादा आसान लगे और ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाए? मगर पहले आ जाते हैं ट्रंप का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो मेरे ख्याल में जितनी बुरी तरीके से ये वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, टॉर्च बेरर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिस तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, ज़रा इस पर आपका टेक भी आ जाए, बात आगे बढ़ाते हैं मियाँ साहब। देखिए कैसा, मुझे ट्रंप जो है फिलहाल कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह गज़ा की जंग पर जो है अपनी पॉलिसी अपनाई और जिस तरह यूक्रेन की जंग और रूस पर अपनी पॉलिसी अपनाई, और रूसी सदर जो हैं वो भी ट्रंप की बात मान के फौरी। और जो यूक्रेनी सदर हैं जो कि पहले अड़े हुए थे, कह रहे थे कि मैं 500 अरब क्या 100 अरब भी नहीं मानता और मैं अपनी 10 नस्लों को जो है वो इस जंग में और इसके खमियाजा भुगतने नहीं दूंगा और अमेरिका को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो मदनियात पर आए, और अब वो मुआहदा करने पर तैयार हैं। देखें, जो यूक्रेन है उसमें जो मदनियात हैं वो बहुत ज़्यादा कीमती हैं, और उसमें जो आपने बात की कैसा, वो बिल्कुल ठीक की कि वो कंपनियां इस पर नज़र रखे हुए हैं जो एलन मस्क और उसके हमायती हैं, हवारी हैं और बड़े बड़े अमीर लोग हैं और बड़ी बड़ी अमीर कंपनियां हैं, क्योंकि वहां पर इतनी बड़ी कीमती दातें हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। और नाजरीन के लिए कि ग्रेफाइट जो एक दात है सिर्फ वहां पर, वो 19 मिलियन टन उसका जो है वो जखीरा वहां पर मौजूद है, और वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों में इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा जो जहाज साजी में इस्तेमाल होने वाली दातें हैं और जो पावर स्टेशंस में इस्तेमाल होने वाली दातें हैं और अस्करी साजो सामान बनाने वाली दातें हैं, वो 17 के करीब दातें हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। और ये भी कहा जाता है कि रूस ने जो हमला किया था और जो रूस ने वहाँ पर इलाकों में जो कब्जा किया है, वहाँ $350 बिलियन की मालियत की दातें जो है वो वहां पर मौजूद है। ये यूक्रेनी वजीर का बयान है। देखें, आज का हमारा मौजू और है। हमारा मौजू ये है कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें कोई ऐसी, आपने अभी कहा ना कि ट्रंप कामयाब होता नजर आता है, बिल्कुल मुझे भी कामयाब होता नजर आता है। मुझे नाकाम होता कौन नजर आता है? अमेरिका के अवाम, जिन्होंने इस अमेरिका के अवाम को ये चकमा दिया इन्होंने कि तुम्हारी जिल्लत और गुर्बत की वजह जो है, ये जो बाहर से इमिग्रेंट्स बेचारे गुर्बत से भाग के आए हैं तुम्हारी पॉलिसियों की वजह से, हम इनकी पॉलिसियों पे चलते हैं ना। वाशिंगटन कंसेंसस मैंने तो नहीं बनाया, न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट मैंने इन्होंने लगाया था ना, जिसकी वजह से लोग यहां से भागते हैं, वीजे लगवाते हैं। बात यह है कि सफर अमेरिका के अवाम भी करेंगे। इस $500 बिलियन में से उन्हें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। एलन मस्क पैदा होंगे, वो माल वहां पे बनाएंगे। तो बात मैं ये कह रहा हूं कि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये इनवाइट कर रहा है बड़ी तहरीकों को, बड़ी ट्रबल्स को। अभी जर्मनी में हम बाद में आते हैं, जहां पे वो फ्रेडरिक मर्ज आया है, कख नहीं है उसके पल्ले भी, वो भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। मगर सवाल ये है कि ये जो सारे का सारा जो वर्ल्ड ऑर्डर हम बना रहे हैं, इस वर्ल्ड ऑर्डर में
वो ये खबर हम देख रहे हैं, ट्रंप डिफेंड्स मस्क एज बैकलैश टू फेडरल वर्कर्स। इस पे मैं आता हूं, वो फेडरल वर्कर्स ने वहां पे अब हड़तालें कर रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं, वो कहते हैं ये क्या है भाई, हम हर हफ्ते आपको बताया करेंगे कि हमने क्या काम किया और क्या काम नहीं किया। अब देखें, अपने मुल्क में अपने लोगों को बेरोजगार कर रहा है, दूसरे मुल्कों का माल जो है वो व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न, हम किस तरह। और लेकिन सवाल तो एक है मियां साहब, सवाल तो ये है, इसको देखिए जी बात करें काजी साहब, इसको पॉलिसी शिफ्ट जो होती है ना, ये बड़ी चीज होती है, और स्ट्रेटेजिक जो मामलात होते हैं और उसमें अपनी आप हिकमत अमली कैसे बनाते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। ट्रंप जो कुछ भी कर रहा है, उसने तो देखें यूरोप को आगे लगा दिया है, रूस से सुलह कर ली है, और साथ साथ जो है यूक्रेन पर जो है वो आकर बैठने वाला है, बैठ जाएगा, और मशरिक़ वुस्ता में भी अपने पॉलिसियां जो है वो इम्पोज कर रहा है। लेकिन मसला ये होता है कि जो यूक्रेन था उसके पास दिफा के लिए कुछ नहीं था, उसके पास ना कोई न्यूक्लियर पावर था, इसलिए यूक्रेन को हर कोई जो है हलवा समझकर खाने को है। और यूरोप के पास क्या था, यूरोप के पास भी एक्सपोज हो चुकी है यूरोप। लेकिन मैं इस पे पाकिस्तानी हुकूमत को और पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट को जो है उसकी हिकमत अमली को दाद दूंगा, बिल्कुल दूंगा, कि वो वक्त पर समझ गए और उन्होंने ट्रंप के साथ जो है वो इस तरह डील किया अमेरिका के साथ कि आपने देखा कि अमेरिका ने F-16 के हवाले से जो पाबंदियां थी वो भी खत्म कर दी, और हमारी वो इमदाद जो थी $440 मिलियन की वो भी जो है वो सामने वो मंजूर कर ली। और इसके अलावा जो शुक्रिया अदा किया अमेरिका ने और शुक्रिया अदा किया रूस ने, अब रूसी सफीर का जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कल इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत का और अस्करी कुव्वतों का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि जो हमें हमायत मिली है पाकिस्तान की जानिब से, और अमेरिका ने भी शुक्रिया अदा किया है जो करारदाद के हवाले से पाकिस्तान ने उनकी हमायत की। ये होता है पॉलिसी शिफ्ट, और फौरी तौर पर समझ जाना कि सफारतकारी किस तरफ जा रही है और हमें किस तरफ जाना चाहिए। और इसका जो असरात जो है मुरतब ये हुए कि रूसी सफीर ने यह कहा कि अमेरिका रूसी सदर जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं, और अगर रूसी सदर पाकिस्तान के दौरे के पर आते हैं और उस तरफ चीन के सदर पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये कामयाबी इसीलिए होती है कि अब सफारती कामयाबी तो है जब बिकॉज मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा जो वेंटेज पॉइंट, जिस पॉइंट से मैं दुनिया को देखने की मेरी आदत है या मेरी मजबूरी है कह लें, वो ये है कि मैं तो उस पाकिस्तान को देखना चाहता हूँ, प्यूटन आए ना आए, भले ये आए ना आए, लेकिन मेरे लोग जो हैं वो इंसाफ के लिए खुदकुशियाँ ना करें, बिजली के बिलों पर अपने आप को आग ना लगाएं। तो इसलिए ये मेरे लिए तो ये है, मैं ये नहीं चाहता कि हमको दुनिया में या खिते में आइसोलेशन में रहें, बट डू वी हैव एनीथिंग फॉर द पीपल? नहीं काजी साहब, सरप्राइज विजिट जो है वो पाकिस्तान का हो सकता है। जो रूसी सदर हैं वो पाकिस्तान में आ सकते हैं। आपने देखा कि वजीर आजम जो है वो बैरूनी दौरे पर हैं, आपने अजरबैजान का दौरा देखा, वो तो बैरूनी दौरे पे ही रहते हैं हमेशा भाई, जब वजीर आजम नहीं होते फिर भी बैरूनी दौरे पे होते हैं। लेकिन नहीं सर, अचीवमेंट्स भी हैं ना, वहां पर $2 अरब की जो ट्रेड करने के लिए मुआहदे हुए हैं, उज़्बेकिस्तान में $4 अरब ट्रेड जो है बढ़ाने तक जो है वो वहां पर मुआहदे हुए हैं। ये एक कामयाबियां हैं। और जो अगर रूसी सदर आते हैं तो पाकिस्तान में जो ट्रेड आएगी, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, तो वो पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जो हो रही है। और पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखे, आज केपीके में आज बड़ा मुआहदा हुआ है तेल और गैस की तलाश के लिए। मैं केपीके हुकूमत की ये दाद देता हूं उनको कि उन्होंने भी इसमें जो है वो इनिशिएटिव लिया है, और बड़े ज़खायर जो है इसमें कोई शक नहीं कि केपीके जो है माला माल है तवानाई के हवाले से और तेल और गैस के हवाले से, मादनियात के हवाले से। वहां पर भी एक बड़ा जो है मुआहदा हुआ है, और अल्लाह करे वो वहां से तेल और गैस निकले, जो कि बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि जब मुआहदे होते हैं तो कंपनियां आती हैं। मियां साहब, आपको पता है कि अब भी आलमी कंपनियां यहाँ से तेल निकाल के, क्योंकि हम जो उनसे मुआहदे करते हैं वो हाईली कंप्रोमाइज्ड होते हैं, और उसमें ये होता है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो मादनियात यहाँ से निकाले वो यहाँ भी बेचें। वो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे जिस तरह वो केला खा के छिलका फेंक जाते हैं, केला साथ ले जाते हैं। जितने मुआहदे हुए अब सारे के सारे रिकॉर्डिक पे क्या वारदात करते हैं कि वो जी चीफ जस्टिस ने मरवा दिया। और भाई बात ये है कि वो रिकॉर्डिक में अगर एक रिकॉर्डिक जो है जिसको कोई 1 ट्रिलियन बताता है, कोई 2 ट्रिलियन बताता है, ये इनके मुआहदे हम ठीक नहीं करते। देखें बलोचिस्तान ने कितना माल निकाला, पूरे पाकिस्तान का उसने जो है वो चूल्हे जो है वो जलाए, और उनकी बच्चियां जो है वहां पे वो क्या कहते हैं लकड़ियों से अपने चूल्हे जलाती हैं। साहब देखें यार, ये मॉडल ये नहीं है। पर जो थी काजी साहब, रिकॉर्ड एक पर ज्यादती हुई थी, इसमें कोई शक नहीं। मैंने उस दिन कुछ दिन पहले एक तारिक साहब थे, वो ये ट्रंप का ट्वीट क्या है यार, मैं पढ़ के बताएंगे क्या है मियां साहब, ये ट्रंप का ट्वीट क्या है जी? वो भी ये बात कर रहे थे काजी साहब। जी हाँ जी बताइएगा मियां साहब।
मैं ये बात कर रहा हूं कि कायद साहब जो उस दिन बात कर रहे थे, एक इंडस्ट्रिस्ट बात कर रहे थे कि जो वो है रिकोडेक, वहां पर $4 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होनी थी और पाकिस्तान को $4 अरब सालाना मिलने थे। अगर वो मिलते जाते, इस तरह बाकी मुआहदे हैं उन पर अगर हमारे उस वक्त चीफ जस्टिस जो है वो ना आते, तो हो सकता है कि पाकिस्तान इस हालत में ना होता, बेहतर हालत में होता। कैसा मसला ये होता है कि मुल्क की दिफा का मसला होता है। मुल्क की दिफा हमारा जो है वो मजबूत तरीन है, हमें दुनिया जो है वो अहमियत से देख रही है। आपने देखा कि जिनके मुल्क की दिफा नहीं थे वो इराक बन गए, जिनके मुल्क की दिफा नहीं थे वो यूक्रेन बन गए। अब आपने देखा कि मैं ये बात कह रहा हूं कैसा मुझे थोड़ा देखिए ना, ग्रेट गेम का जो भी हिस्सा बना, ग्रेट गेम का ऐसा बना अफगानिस्तान और हम बने जो हमारा अशर आपके सामने। ग्रेट गेम का हिस्सा बना कौन? यूक्रेन। आज उसका अशर मैं आपको बताऊं, यूक्रेन की डेवलपमेंट का लेवल क्या था। यूक्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट थी सोवियत यूनियन की। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़राए पैदावार को डेवलप किया था जो 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 अक्टूबर रेवोल्यूशन था। अच्छा, उसने लेकिन सर न्यूक्लियर पर उन्होंने कंप्रोमाइज किया था ना 1994 में, 90 की दहाई में न्यूक्लियर पर कंप्रोमाइज कर गए ना, दिफा कमजोर हो गया, आज वो तरलवाला बन गए। और कनाडा का आप देखें, कनाडा को ट्रंप जो है वो आज भी उनके जो वजीर आजम है उनको गवर्नर कह रहा है। कनाडा पर कब्जा करने की बातें हो रही हैं, ये किस लिए हो रही हैं? इसलिए हो रही है कि दिफा मजबूत नहीं है। ये देखें ना, एक हिस्ट्री का आप स्क्रिप्ट बनाते हैं, एक हिस्ट्री अपना स्क्रिप्ट बनाती है, और हमने यही देखा कि मुझे बताएं, इन्होंने ये कहा था, इनका स्क्रिप्ट क्या था? इनका स्क्रिप्ट ये था कि हम ब्लीड करेंगे रूस को यूक्रेन के जरिए। क्या हुआ? यूक्रेन का तो बट्टा बैठ गया, मगर एक पावर बन के बजाय कमजोर होने के, प्यूटन रशिया ज्यादा पावरफुल होके एक वर्ल्ड स्टेज पे आ गया। यानी डायमेट्रिकली अपोजिट निकला नतीजा, जिस नतीजे के लिए ये आप सारे लोगों के बर्बाद कर रहे थे, मार रहे थे। एक ब्रेक है मियां साहब, वापस आते हैं बात पे कि हमें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए किसी से किसी, ये मिसालें हैं। एक ब्रेक के बाद आते हैं, वापस आके बात करेंगे ये 900 अरब रुपए के डिफ़ॉल्टर कौन है और ये कभी हम इन्हें पकड़ भी सकेंगे या नहीं। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियां साहब, ये क्या मामला है 900 अरब रुपए के डिफ़ॉल्ट का? आप कह रहे हैं ये फिगर इससे भी बढ़कर है। ये कौन कौन है जो बिजली के बिल नहीं दे रहे, और वो बिल जो है वो आम और गरीब आदमी दे रहे हैं, और नहीं देते तो अपने आप को आग लगा रहे हैं, खुद सोजियां कर रहे हैं? क्या है मियां साहब ये सिलसिला? कायद साहब, ये जो कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बताया गया है कि 900 अरब रुपए के डिफ़ॉल्टर्स हैं, ये आधा सच जो है वो बोला गया है वजारत तवानाई की जानिब से। ये पूरा सच ये है कि जो ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 है ऑडिटर जनरल की, जो कल वहाँ पर मौजूद थे, वो कहती है कि 1727 अरब रुपए के डिफ़ॉल्टर्स हैं, और ये डिफ़ॉल्टर्स जो हैं इनमें निजी सार्फिन जो हैं वो 1521 अरब रुपए के डिफ़ॉल्टर हैं, और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो 118 अरब रुपए का बिल नहीं देती, वो भी डिफ़ॉल्टर हैं। और आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो है वो 61 अरब रुपए की डिफ़ॉल्टर है, वफाकी हुकूमत जो है वो 25 अरब रुपए की डिफ़ॉल्टर है, और जो 900 अरब रुपए के डिफ़ॉल्टर हैं वो डिफ़ॉल्टर हैं जिनको डेड डिफ़ॉल्टर कहा जाता है, जिनसे पैसे वसूल नहीं किए जा सकते, और वो भूल चुकी है। तो वो पैसे फिर दूसरे कंज्यूमर जो बिल देते हैं उन पे तकसीम, मियां साहब जो ये पैसे उन पे तकसीम कर दिए जाते हैं, जो बेचारे बिल दे रहे हैं उनके बिलों में डाल दिए जाते हैं, या क्या सिलसिला है? देने तो है किसी ने। जी कायद साहब, ऐसा होता है। कल चंद दिन पहले एक नेपरा में समात हुई, उसमें के इलेक्ट्रिक ने 60 अरब रुपए का जो है वो बिल डाल दिया कंज्यूमर पे, इसलिए कि वो बिल नहीं देते। तो वहां पर उनसे सवाल किया गया कि ये बिल जो है ये क्यों नहीं, आप रिकवरी क्यों नहीं करते? तो वो कहते हैं रिकवरी होती नहीं है, तो इसलिए बाकी जो कंज्यूमर है उस पर इसको तकसीम कर दिया जाए। और ये जो 900 अरब रुपया है ये भी कंज्यूमर पर तकसीम होता है। कायद साहब, बात यहाँ खत्म नहीं होती। जो डिस्कोज हैं, ये भी कल बताया गया है उसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कि 590 अरब रुपए का सालाना नुकसान करती हैं जो बिजली की तकसीमकार कंपनियां हैं, वो भी सार्फिन से वसूल किया जाता है। और बिजली चोरी जो होती है 500 अरब रुपए की होती है। इसके अलावा बिजली के बिलों पर जो टैक्सेस हैं उसकी मद में जो FBR को टैक्स जाता है वो 900 अरब रुपए का जाता है, जो मैं और आप दे रहे हैं। जो ये कुल मिला के जो रकम बनती है ये 5717 अरब रुपए बनती है।
जो सार्फिन से ली जाती है हर साल, और वो ये रकम सार्फिन की नहीं है, ये बिजली की नहीं है, ये वो रकम है मियां साहब, मैं जरा शुरू करता हूं। की रकम हम अदा कर रहे हैं, ये वो रकम है जो बिजली। मैं एक और एंगल से बात करते हैं आज। जब आप बिजली की पैदावार में डकैती शुरू कर देते हैं, बिजली की कीमत को आम आदमी की, इवन ये कि हमारी जो छोटी सूबे हैं उनकी औकात नहीं है कि वो पैसे दे सकें, इसके अपने बिजली के बिल दे सकें। बुनियादी तौर पर जहां बिजली की पैदावार की आगाज में जो डकैती होती है, आपकी जो आपकी कैपेसिटी पेमेंट है, जो है वो जो इनपुट है, यानी जो रॉ मटेरियल है ये आप देंगे, आपका रेट ऑफ रिटर्न इतना होगा, और आपने जो है वो तो आप बुनियादी तौर पर बिजली के पैदावार के निज़ाम की बुनियाद में चोरी का और डकैती का एक ऐसी गुंजाइश नहीं वजह रख देते हैं कि एंड यूजर को चोरी करनी पड़ती है, वरना उसकी बिजली बंद हो जाएगी या फिर वो अपने आप को आग लगाएगा। मियां साहब, मैं कहता हूं जरा एंगल बदल के बात को देखें। जी काजी साहब, दिल थाम के रखिए, मैं कुछ और फिगर्स जो हैं वो होश रुबा बताने लगा हूं। 45,000 मेगावाट की हमारी कैपेसिटी है, हम तो सिर्फ 26,000 से 27,000 मेगावाट इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो बिजली की पैदावार है वो कहाँ जाती है, उसकी हम कैपेसिटी पेमेंट देते हैं। इसके अलावा जितने भी आपकी जेनकोस हैं, सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स, वो सारी की सारी बिजली जो है वो चोरी की जाती है, वहां पर तेल चोरी किया जाता है, और तेल चोरी करके वो पैसे भी जो है सार्फिन से लिए जाते हैं। इसके अलावा आप आगे आ जाए, मेरी यादाश्त ताज़ा कीजिए, मेरी यादाश्त लाहौर में जो चोरी का, मैं गलत तो नहीं कह रहा, लाहौर में ये जो इनपुट हम देते हैं वो सुना है वो मार्केट में बिक रहा था कि अगर समझो 2 लीटर लगना है तो 4 लीटर ले रहे। मैं अगर गलत हूं तो मुझे यहीं पे आप रबिश कर दीजिएगा मेरी बात को। ये एक दफा लाहौर में स्टोरी आई थी ना कि जी वो तेल भी पकड़ा गया है जो बाहर मार्केट में बेच रहे थे, जो हम इन्हें दे रहे हैं बिजली बनाने के लिए। क्या ऐसी खबर थी या ये मेरा फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है? जी जी काजी साहब, ऐसा ही हुआ था। नंदीपुर पावर प्लांट में एक ऑडिट रिपोर्ट आई थी, फ्रांसिक ऑडिट हुआ था, उसमें यह कहा गया था कि वहां जो तेल उसको मुहैया किया जाता था वो कोई और लाया जाता था, वहां पर जो तेल सप्लाई किया जाता था वो लो क्वालिटी का किया जाता था, और जब वो कराची से टैंकर चलते थे तो रास्ते में मुजफ्फरगढ़ के मुकाम पर वहां पर तेल चोरी कर लिया जाता था, और आधा कंटेनर उसमें राख डाल दी जाती थी और पानी डाल दिया जाता था। वहां से वो टैंकर जो है वो जब चल के नंदीपुर के पास आता था तो वो बिल्कुल मिक्स हो जाता था और उसको मशीनों में डाला गया। क्योंकि महदूद वक्त में 1 बाय 1 हम करें, यानी एक अब PIA जो प्राइड ऑफ दिस कंट्री थी, आज गालमन कायमा कमेटी में कहां वजह ये बताएगी जी ओपन, और किसने बेचे थे हमारे ये रूट्स गल्फ एयरलाइंस को, वो कौन थे वारदाती और फ्रॉडिये, निकाल के लाओ, जिसकी वजह से दुनिया की सबसे वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन जो है वो बर्बाद होकर रहेगी। हम तब कह रहे थे, कोई मानता नहीं था। और भाई ओपन स्काई पॉलिसी आपने ल्यूक्रेटिव और जो मुनाफा बख्श जो रूट्स थे, या जिसे आप अमेरिकन इंग्लिश में राउट्स कहते हैं, वो आपने टके टोकरी करके बेच दिए। और आज यही बात आप मान रहे हैं खुद कि जी ओपन स्काई पॉलिसी जो है वो हमें लेके बैठ गई और मुल्क तो हो गया बर्बाद। मगर हमें ये तो बताओ दिहाड़ी किसने लगाई, इन पैसों से मुल्क के बाहर जाके असासे किसने खरीदे, वो हमें नहीं बताते। मियां साहब आप जरा आ जाएं ओपन स्काई पॉलिसी पे, और ये जो इन्होंने PIA को तबाह किया है, एक एक करके हम एक एक इदारे का यानी शामिल करेंगे। जी मियां साहब। काजी साहब देखें, जो PIA के साथ हुआ है, 800-850 अरब रुपए का कर्जा PIA पे है। वो कैसे है? वो सारे का सारा कर्जा जो है, जब इसकी निजकारी हो रही थी तो उसमें एक फार्मूला निकाला गया बड़ा अजीब किस्म का कि वो कर्जा एक होल्डिंग कंपनी बनाई जाएगी, वो आप अडॉप्ट कर लेगी। पहले उसको लूटा गया। लूटा किसने है? देखिए, जो सियासी हुकूमतें गुजरी हैं उसमें ऑडिट रिपोर्ट्स आती रही है ना, उनके दौर में होता रहा है। PIA जो है स्टेट ऑन कंपनी है, और स्टेट ऑन कंपनी का ऑपरेशन जो होता है वो हुकूमत के अंडर होता है। उसका जो MD होता है वो हुकूमती MD होता है, हुकूमती ब्यूरोक्रेट होता है या सियासी होता है। बहुत सी हुकूमतों में, जिसमें मुशर्रफ दौर की हुकूमत है, उसमें जो है वो बाद में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है, उसमें जितने भी MDs लगते रहे सारे सियासी MDs लगते रहे हैं ना, उनके दौर में ही इसका जो है नुकसान होता रहा है। 10 अरब रुपए तक जो बेल आउट पैकेज दिया जाता रहा है, उसमें 812 अरब रुपए का जो उस पर लाइबिलिटीज थी उसके एसेट से ज्यादा थी, और उसको अडॉप्ट कर लिया गया, और फिर उसकी जो बोली है वो 10 अरब रुपए लगी। ये है हाल हमारा सर। मियां साहब ये हाल है। लेकिन अब PIA को दोबारा जो है
ये देखें ना, ये इस पर भी आते हैं जो डॉलर ख़रीदे हैं, SBP ने 4.98 बिलियन डॉलर ख़रीदे हैं फॉरेक्स मार्केट को उसको स्टेबल रखने के लिए। ज़ाहिर है यही इसके पास एक बात है। मगर सवाल मियां साहब, मैं ज़रा पिछली स्टोरी को सम अप कर दूं। सवाल ये है कि हमने क्या किया, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि जी वो करें प्राइवेटाइजेशन, उसको लेटर एंड स्पिरिट में करें जो आपने लिखा है, जो स्टेटेड एम्स हैं कि हम ये बेचेंगे चीज़ें। हमने क्या किया, पहले हमने इदारों को खोखला किया, उसमें 2 नंबर भर्तियां की, उसमें अपनी यूनियन बनाई, मैं नाम नहीं लेता है। पहले इनको हमने एक बना दिया, क्या एक हमने महज ढांचा बना दिया, फिर हम खरीदने आ गए। जिस तरह आजकल ललचाई हुई नजरें जो हैं वो स्टील मिल पर है। पहले तो ये पता करें ना कि स्टील मिल की जो ज़मीन 2000 एकड़ या 200 एकड़, आई डोंट नो, मैं बाद में करेक्ट कर दूंगा, वो तो मैंने एक सेनेटर साहब से पूछा था सिंध के, मैं कहा वो किधर गई, तो मैं 92 में बैठा था, उनका जी वो हमने ना खरीदी थी, अपना DC रेट में खरीद लिए थे। मेरा मतलब ये है कि पहले आप इदारों को खोखला करो, फिर आ जाओ बिड देने के लिए। और बिड में क्या हुआ ये भी जरा सुने कि एक बिडर में मुझे खुद बताया कि बिडर ने क्या किया कि उसको गेट पे रोक लिया और अपने बंदे को ठेका दे दिया। वो अंदर आए तो कहे जनाब तुम लेट हो गए हो। तो मियां साहब बुनियादी तौर पर, अगर बात हो जाए 1-2 मिनट। हाँ जी बोले। लेकिन कायद साहब पता क्या है मामला, यह है कि अगर चोरी रुक जाए, सियासी भर्तियां रुक जाएं, सियासी कब्जे रुक जाएं, तो बहुत बेहतर हो सकता है। अब क्रिप्टो करेंसी की बात मैं एक करने लगा हूं। हाँ, करें, बड़ा कारोबार जिसको हम इल्लीगल कहते हैं और इल्लीगल कहते हैं। कल जो है इस पर इजलास हुआ है, अमेरिकन वफ्द यहां पर आया है। अमेरिकन वफ्द वो वफ्द जो डिजिटल मशीरान हैं ट्रंप के, उन्होंने आके पाकिस्तान को कहा है कि क्रिप्टो करेंसी का पाकिस्तान में कारोबार हो रहा है, इसको लीगलाइज किया जाए, डिजिटलाइजेशन इसकी की जाए। और 6वां बड़ा मुल्क है पाकिस्तान जिसमें क्रिप्टो करेंसी का कारोबार हो रहा है। मैं आज एक फिगर देख रहा था कि पाकिस्तान में इस वक्त 1.6 बिलियन डॉलर का जो है वो कारोबार हो रहा है। और पाकिस्तान जो स्टेट बैंक है वो इसको ऑन नहीं करता, लेकिन यह भी कहा जाता है कि 26 से 29 साल की उम्र के जो लोग हैं वो 18 अरब डॉलर तक का कारोबार जो है वो कर रहे हैं। जब अब इसको जो है वो कहा जा रहा है कि इसको हम जो है वो क्रिप्टो करेंसी की काउंसिल जो है वो बनाएंगे और इसको डिजिटलाइजेशन करके इसके जो डिजिटल असासे हैं पाकिस्तान के, उसको महफूज बनाया जाएगा। अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान के अंदर लाखों नौकरियां जनरेट होंगी कायद साहब, और पाकिस्तान में जो करेंसी का कारोबार है वो बेहतरीन हो जाएगा। जो इसमें एक और चीज़ जो है पहलू सामने आता है वो स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक और पाकिस्तान के जो सरकारी इदारे हैं ये अपना अगर इजारादारी ख़त्म कर दें, अगर स्टेट बैंक डॉलर ना खरीदता कायद साहब, तो फिर डॉलर जो है वो उसकी कीमत कितनी होती। आपने अपने रिजर्व जो है वो तो बना लिए, लेकिन डॉलर की कीमत जो है ऊपर चली गई। अब जो सरकार है वो डॉलर खरीद रही है, अगर वो डॉलर ना खरीदे जाते तो डॉलर जो है वो इस वक्त वाकईतन 150 रुपये का होता, 150 रुपये का होता या 168 रुपये का होता। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें सरकार को अपने तरफ से निकालनी पड़ेंगी। अगर सरकार जो है वो इन मामला से बाहर निकल जाती है और मार्केट को खोल देती है, तो एक छोटी सी मामला है, कारोबार इतना है, पोटेंशियल इतना है। एक ब्रेक लेनी है, एक छोटा सा मामला है, मुझे इजाज़त मिल जाए तो हम प्रॉपर्टी पे कुछ जो है वो एक डील में दे दें। हालत तो हमारी ये है, वो जिस तरह यूसुफ हसन साहब ने कहा था, जो कोई ज़र्द से उतरा बड़ा सखी बनकर हमारे हाथ में कासे थमा दिए उसने। ये है दुख भरी दास्तान, जारी है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियां साहब, 2 वाक़यात जिसका भी हमने सरसरी जिक्र किया था, एक तो इंसाफ के असूल का जो मामला है, इसमें इस हवाले से आपके पास एक रिपोर्ट भी है। हकीकत हाल ये है कि अब ये एक बात कहते हुए कोई इस तरह की इसमें कोई राज की बात नहीं है कि जो आला अदलिया है वो तो बड़े दो गिरोहों में बटी हुई है, और वो यहाँ के जो बड़े मालियाती मफादात हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। नीचे क्या हो रहा है, नीचे जो हो रहा है वो आप उसको अब देख रहे हैं, ये सामने आप देख रहे हैं, ये साहिल ने खुद को आग लगा ली और अस्पताल में मुंतकिल हो गया। यानी अच्छा, ये लाहौर हाई कोर्ट का वाक़या है, वो फुटेज मैं चला नहीं सकता, और आज मुझे मेरे दोस्त और एक पुराने पॉलिटिकल जो लीडर भी हैं और वर्कर भी हैं, चौधरी गुलाम अब्बास ने मुझे ये भेजी थी। तो अब सवाल ये है
कि ऊपर तो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दो 26 जो है, और किसको नहीं पता कि ये इसको बनाने की वजह तस्मिया क्या है। यकीनन बड़ी अजीम वजूहात होंगी ये सब कुछ काम करने के लिए। और फिर जिस शफाफ तरीके से 26वीं तरमीम आई वो भी माशाल्लाह हमने देखा और उसका नतीजा भी हम देख रहे हैं। तो ये तारीख के ऊपर तो ये चल रहा है कि तारीख को हमारे मफाद में उस्तवार कर दो, नीचे छोटे छोटे लोग जो हैं वकीलों की, यानी इंसाफ हर चीज़ मंडी है भाई, इंसाफ यानी ये जाहिर है मुफ्त तो वकील मैं नहीं कर सकता ना, और ये करना भी नहीं चाहिए मुझे, मगर इतनी महंगी मंडी में एक गरीब आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा? और जब नहीं मिलता तो वो क्या करता है, अपने आप को आग लगा लेता है। इसी तरीके से आपकी जो सेहत की मंडी है वो क्या असर करती है, तालीम की मंडी क्या असर करती है लोगों का। और मियाँ साहब लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं बिजली के। अभी एक खबर हम चला रहे थे अच्छा, अब ज़रा लॉ एनफोर्समेंट पे आ जाते हैं। आज मैंने एक खबर पढ़ी कि 100 से ज़्यादा पुलिस वाले उनको माशाल्लाह उनको क्या नौकरी बदर कर दिया गया या बर्खास्त कर दिया गया, वो अपनी ड्यूटी पर ही नहीं गए। मगर ड्यूटी की बजाय वो क्या कर रहे हैं, ड्यूटी की बजाय वो ये कर रहे हैं कि वो खबर के मुताबिक, ये खबर हम दे रहे हैं छपी हुई है, कि वो नाकों पर लोगों को अगवा करके पैसे ले रहे हैं। इधर हम जश्न मना रहे हैं, कभी हमारा वो शो आ रहा है, कभी हमारा वो शो आ रहा है। इश्तिहारों में माशाल्लाह एक ऐसे नज़र आता है कि हम जो है वो एक जिस तरह ने कहा था ना इन्होंने कि हम लाहौर को पेरिस बना देंगे, मैंने कहा था तो हम पेरिस भेज दें उधर लाहौर बना दोगे। तो नीचे ये हालत है ना, इस पर कुछ सियासत कर रहा है कि जी ओ बानी PTI आ जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ उनके साथ ज़्यादती हुई है और हो रही है। मगर सवाल ये है कि इसके अलावा ये इशूज़ नहीं है ना, इस इशू पे कोई सियासत हो रही है ना, कोई बात करता है ना, किसी पार्टी के मंशूर का ये हिस्सा है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि हम पावर में हैं तो चिमटे रहें, और उसको चिमटे रहने के लिए हमें आइन में क्या तब्दीली करनी है, कोर्टों से क्या फैसले होने चाहिए या हमें करवाने चाहिए। मियाँ साहब नीचे का आदमी तो पिस गया। मियाँ साहब कैसा देखें, एक मुहावरा है डिले जस्टिस डिनाई जस्टिस। अब मामला यह है कि जो आपने बात की है वो बिल्कुल ठीक है कि जो केसेस चल रहे हैं अदालतों के अंदर, अगर सुप्रीम कोर्ट की काज लिस्ट देखी जाए तो मिलिट्री कोर्ट का केस चल रहा है, हाई कोर्ट की काज लिस्ट देखी जाए तो वो भी सियासी केस चल रहे हैं, लोअर कोर्ट जो है वहाँ भी सियासी केस चल रहे हैं, अडयाला जेल की सूरत हाल देखी जाए वहाँ भी सियासी केस चल रहे हैं। दूसरे केसेस कैसे चलेंगे, कैसे इंसाफ मिलेगा जब दूसरे केसेस ही नहीं चलेंगे? अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 बेंचेस हैं, एक है आईनी बेंच और दूसरा एक सादा बेंच। अब सादा बेंच की जो काज लिस्ट है वो सामने नहीं आती, उसके जो केसेस हैं वो सामने रिपोर्ट नहीं होती, उसके केसेस में कुछ काबिल जिक्र केस नहीं है, उसमें जज हजरात जो हैं वो छुट्टी लेके जा रहे हैं। अब मेरे पास एक रिपोर्ट है पड़ी हुई, मैंने देखा, मैंने पता किया कि केसेस कितने पेंडिंग है। मैं इस्लामाबाद की अगर बात करूं तो जो लोअर जुडिशरी है जिसमें ज़िलाई अदालतें आती हैं, उनके पास 50,000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन्होंने सुने ही नहीं है अभी तक। और हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट्स, उनके पास जो केसेस की तादाद है 3,44,000 जो है वो केसेस की तादाद है जो पेंडिंग है। और सुप्रीम कोर्ट के पास जो केसेस हैं वो 57,000 से ज़ायद केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये तादाद टोटल जो बनती है बाकी मुल्क की अदालतों की जो ज़िलाई अदालतें हैं उसकी इसमें तादाद नहीं है। इस्लामाबाद की और 5 हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट की तादाद है वो 4,04,175 केसेस जो है वो पेंडिंग है। टकाई साहब, जब ये केसेस इतनी पेंडेंसी होगी तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा? जब एक केस 10 माह के बाद वो जब इनके अपने मामला होना है और फिर उसका फैसला बरकरार नहीं, इनकी जब अपने मामलात हों, आधी रात को अदालत खोल लेते हैं, इतवार वाले दिन अदालत खोल लेते हैं। जब इनकी हुक्मरान इशराफिया का कोई किधरे बाँ वेलने आ जाए या खतरा होकर आने वाली है तो फौरी तौर पर अदालत भी खुल जाती है, फैसले भी हो जाते हैं। अच्छा, फिर जी इन्होंने कहा जी हमें ये सारे के सारे केसेस का इतना अंबार लगा हुआ है, तो जो जस्टिफाई किया गया, जो मुबैना एक टर्म है कोर्ट पैकिंग की, तो वो इसलिए जजेस को लाया गया था कि जी इन अदालती केसेस को हमने रिजॉल्व करना है, या उसका कोई और मकसद था? मैं हमें सवाल छोड़े जा रहा हूँ, इसका खुद ही आप जवाब दे दें। तो सवाल ये है कि जब तक ये रियासत और इसके मुअज़्ज़ज़ इदारे अखाड़ा बने रहेंगे बड़े मालियाती पहलवानों का, तो तब तक तो ये नीचे आग ही लगेगी। मियाँ साहब देखें कायद साहब, जो कल आग लगी है, जिस शख्स ने अपने आप को आग लगाई है, वो आग क्यों लगाई है? उसको नौकरी से निकाला गया, उसने लेबर कोर्ट से केस जीता,
उससे ऊपर वाली अदालत से केस जीता, फिर वो अपील हो गई, वो लाहौर हाई कोर्ट चला गया। अब साहिल जो है वो कहाँ कहाँ फिरेगा, वहां पर लंबा केस चला और उसके बाद उसको जो है वो उसके खिलाफ फैसला आ गया। वो अपने आप को क्या करे, आग लगाए, क्या करे, वो आग ही लगानी है उसने। उसके पास ना बिजली के बिल देने का बिल है, जब वो तनख्वाह लेता है तो हुकूमत उससे टैक्स काट लेती है। अब मैं टैक्स की मामला देखा जाए तो तनख्वाहदार तबका जो है उससे हुकूमत ने 285 अरब रुपए का एक साल में टैक्स काटा है। मैं इस प्रोग्राम को पूरा साल पे लगाया जाए तो 570 अरब रुपए बनते हैं। मैं क्लोज करते हुए तमाम जो इश्यूज हैं वो मिसिंग हैं, चाहे वो पार्टियों का मंशूर हो और इस हुकूमत से तो हम खैर क्या बात करें। बहरहाल ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।